गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रॉम वेब सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 की कहानी को। दोस्तों, हमने इसके पहले 5 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिम और तबीथा इन दोनों को देखते हैं। तबीथा को नींद नहीं आ रही, उसी वजह से वो खिड़की के पास में खड़ी है। जिम उससे पूछता है कि तुम सो क्यों नहीं रही। तबीथा उसे बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। जिम उसे बताता है कि तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। तबीथा बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मेरे ऊपर क्या बीती थी, उन चीजों को मैं सहन भी नहीं कर पाई। तो जिम अपनी तरफ से बोलने लग जाता है कि जब तुम चली गई थी तब मैं अकेला रह गया था और मैंने भी दुख सहे हैं, मैंने हम दोनों के बच्चों को संभाला भी है। तुम तो यहाँ पे हम सभी को अकेला छोड़ छाड़ के चली गई थी। तो तबीथा बोलती है कि मैंने भी हमारे बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, उसी वजह से मैं तुम्हारे साथ छुट्टियां बिताने के लिए इस जगह पे आई थी। और इन दोनों की ये बहस काफी बढ़ जाती है और उस वजह से जिम यहाँ पे तबीथा को अकेला छोड़ के चला जाता है। सुबह जूलिया उठती है, वो अपनी मॉम से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पे गए। तो उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे पिता बाहर गए हुए हैं, वो कल सुबह तक वापस आएंगे। जूलिया बोलती है कि मैंने रात को तुम दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। तबीथा बोलती है कि हम लोग नहीं चिल्ला रहे थे, शायद तुमने कॉलोनी हाउस से चिल्लाने की आवाज सुनी होगी। तो जूली इस बात का जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। हम जेड को देखते हैं जो बोयड के पास में खड़ा है। जेड ने यहाँ पे बहुत सारे नंबर को इकट्ठा किया हुआ है और वो उन सभी को सही पैटर्न में लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे कोई ना कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे वो ये पता कर सके कि उस पेड़ में जाने के बाद इंसान आखिर में पहुंचता कहाँ पे है। लेकिन वो कोई भी पैटर्न सही से नहीं बना पा रहा था। जेड यहाँ पे बोयड को बोलने लग जाता है कि जो पेड़ है वो किसी वॉर्म होल की तरह काम करता है और जो ये नंबर्स हैं ये किसी ना किसी ईयर्स को दर्शाते हैं। लेकिन बोयड को ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। जेड यहाँ पे ये भी बोलता है कि मुझे तबीथा ने ये बात बोली थी कि एक मिरांडा नाम की औरत है, उसने इस जगह के बारे में पहले ही पता कर लिया था क्योंकि उसे इस जगह के बारे में सपने आए थे। उसने सपने में ही इस पेड़ को देख लिया था जिसके ऊपर बोतल टंगी हुई थी। तो बोयड बोलता है कि इस तरह का क्या पता एक पेड़ ना हो, क्या पता कोई दूसरा पेड़ हो। मैंने एक बोतल देखी थी जिसके अंदर 1864 लिखा हुआ था। तो जेड बोलने लग जाता है कि फिर तो हमें वो दूसरा पेड़ कहीं ना कहीं ढूंढना होगा। हम विक्टर और उसके पिता हेनरी को देखते हैं जो एक जगह पे हैं। हेनरी यहाँ विक्टर से अपने बेटे से ये पूछने लग जाता है कि क्या तुम इस कमरे में पहले अकेले रहा करते थे। तो विक्टर बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पे अकेला रहा करता था, लेकिन ये मेरा कमरा नहीं है। ये एक औरत थी जिसका मिसेस डेविस नाम था, ये उसका कमरा था। उसका बेटा यहाँ पे रहा करता था, लेकिन उसका बेटा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई और तब से मैं इस कमरे में रहने लगा हूँ। और विक्टर बोलने लग जाता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ। तो हेनरी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। विक्टर बोलता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन कुछ दूरी तक आप मेरे साथ चल सकते हो। इसीलिए दोनों पिता और बेटा यहाँ से निकल जाते हैं। हम मैरियल और कैनी इन दोनों को देखते हैं। कैनी यहाँ पे मैरियल के कामों में हाथ बटा रहा है। तो मैरियल कैनी को ये बोल देती है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। इसीलिए कैनी यहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर उसे बॉयड मिल जाता है। बॉयड कैनी का हालचाल पूछता है और ये बोलता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, यानी तुम्हारी मॉम के बारे में, तो मेरे साथ बात कर सकते हो। लेकिन कैनी बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ और कैनी यहाँ से चला जाता है। तब बॉयड क्लिनिक में आ जाता है और यहाँ पे रेंडल नाम के आदमी को पहले से ही भर्ती किया हुआ है। उसे चोट लग गई थी और धीरे धीरे करके रेंडल पूरी तरह से ठीक हो रहा है। बॉयड उसके पास में नहीं जाता। तभी बॉयड के पास में क्रिस्टी आ जाती है जो खुद भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। बॉयड बोलता है कि तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। क्रिस्टी कहती है कि मैंने आराम कर लिया और वो ये भी बोलती है कि रेंडल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बॉयड यहाँ पे फातिमा के बारे में भी बात करता है कि तुम्हें एक बार फातिमा को जाके मिल लेना चाहिए। तो क्रिस्टी बोलती है कि हाँ, मैं उससे जरूर मिलूंगी। हम फातिमा को देखते हैं, एलिस उसके पास में है। फातिमा थोड़ी सी परेशान है। उसने एलिस को सब कुछ बताया है कि किस तरह से वो परेशान है और खासकर वो अपने बेबी को लेके ही परेशान है। एलिस उसे क्रिस्टी के पास में ले जाना चाहता है, लेकिन फातिमा बोलती है कि मैं क्रिस्टी के पास में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं पहले से ही डरी हुई हूँ और सभी को मेरे बारे में पता चलेगा तो सभी लोग मुझे अजीब नजरों से देखेंगे जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो, और तुम मुझे इस तरह मत देखो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। तो एलिस बोलता है कि जितना तुम डरी हुई हो उतना ही मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन हमें किसी तरह करके इस चीज को सोल्यूशन तो करना ही होगा और हमें ये बात किसी ना किसी को तो बतानी होगी। इसीलिए हमें क्रिस्टी के पास में चलना चाहिए। तभी दरवाजे पे नॉक होती है, यानी कि बॉयड यहाँ पे आ चुका है। तो एलिस दरवाजा खोलता है। बॉयड पूछने लग जाता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो एलिस बॉयड को अंदर लेके आता है, यानी अपने पिता को अंदर लेके आता है और जो भी बात थी वो अपने पिता को बता देता है कि किस तरह से फातिमा को प्रॉब्लम हुई है। वो अपने बेबी को लेके बहुत ज्यादा डरी हुई है। हम डोरा को देखते हैं, वो उस स्विमिंग पूल में पत्थरों को रख रही है जहाँ पे डेल की मृत्यु हुई है। तभी वहीं पे तबीथा आ जाती है जो डोना से माफी मांगती है
और कहती है कि शायद डेल की मृत्यु मेरी वजह से हुई है। लेकिन डोना बोलती है कि ऐसा मत बोलो, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे लिए वो मीटिंग आसान नहीं थी। तबीता बोलती है कि लोगों का मेरे ऊपर गुस्सा करना जायज था, मुझे लोगों को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी, यानी कि मुझे बता देना चाहिए था कि मेरे साथ में वहाँ पे क्या क्या हुआ था और लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे थे। डोना बोलती है कि अच्छा किया मीटिंग वालों ने तुम्हारी बात नहीं मानी, अगर मान लेते तो वो भी शायद डेल की तरह उस पेड़ के अंदर जाते और आज उनका भी यही हाल होता जो डेल का हुआ है। इससे हमें थोड़ा सा कुछ सीखने को ही मिला है, इसीलिए तुम ज्यादा टेंशन ना लो। तब तबीता यहाँ से चली जाती है। हम विक्टर और हेनरी इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों एक गुफा के पास तक पहुंच जाते हैं। विक्टर बोलता है कि मुझे लोगों को किसी भी हाल में बचाना होगा और अपने पिता को बोलता है कि हमारा सफर यहीं तक था, अब आप चले जाओ, मैं अंदर गुफा में जाऊंगा। लेकिन उसका पिता बोलता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ साथ आऊंगा। हालांकि विक्टर तो कहता है कि ये खतरनाक है, लेकिन हेनरी कहाँ मानने वाला था, इसीलिए दोनों बाप बेटा उस गुफा में चले जाते हैं। विक्टर कहने लग जाता है कि अब यहाँ पे शोर मत करना, और विक्टर के पास में यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लकड़ी के कुछ टैग बने हुए थे, वो टैग एक जगह पे रख देता है ताकि उसे बाहर निकलने में आसानी हो जाए, और वो गुफा के अंदर काफी दूर तक आ जाता है। उसे आगे एक कमरा दिखाई देता है। हालांकि हेनरी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो तो विक्टर को बोलता भी है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन हेनरी नहीं मानता। विक्टर कहता है कि जिस चीज के लिए मैं आया हूँ वो चीज तो मैं लेके जाऊंगा, इसीलिए वो गुफा के अंदर तक पहुंच जाता है। यहाँ पे एक कमरा था, यहाँ पे उसे डमी दिखाई देता है जिसके लिए वो आया है, जिसका जेस्पर नाम है। वो इस जेस्पर नाम के डमी को बैग में डालता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, इसीलिए हेनरी और विक्टर दोनों डर जाते हैं। इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है और ये दोनों भाग के गुफा से बाहर आ जाते हैं। बॉयड अभी भी फातिमा के पास में बैठा हुआ है, वहाँ पे एलिस भी है। बॉयड भी यहाँ पे फातिमा को बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टी के पास में एक मशीन है जिससे वो तुम्हारी प्रेगनेंसी को टेस्ट कर सकती है, उसे वो मशीन एम्बुलेंस के अंदर से मिली थी, इसीलिए चलो मैं तुम्हें उसके पास में ले चलता हूँ। लेकिन फातिमा बहुत ज्यादा घबराई हुई है, वो कहीं पे भी नहीं जाना चाहती। लेकिन एलिस किसी तरह करके फातिमा को कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये तीनों यहाँ से क्रिस्टी की तरफ निकल पड़ते हैं। हम मैरियल को देखते हैं जो यहाँ पे रेंडल के पास में है। वो उसकी बैंडेज को चेंज करने के लिए आई है और वो चेक करने के लिए आई है कि रेंडल के घाव पे इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, इसीलिए वो उसकी धीरे धीरे करके पट्टी हटा देती है और रेंडल को बताती है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हारे घाव में कोई इन्फेक्शन नहीं है। रेंडल बोलता है कि मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। तब मैरियल उसके लिए एक शीशा लेके आती है और रेंडल उसके अंदर अपना चेहरा देखता है। हम कैनी को देखते हैं जो एक जगह पे स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रहा है, लेकिन उसे स्क्रू ड्राइवर कहीं पे भी नहीं मिलता। वो फिलहाल अपनी मोम के घर पे है और उसकी मोम तो मारी जा चुकी है। जब वो घर से बाहर आता है तो जूलिया यहाँ पे सिगरेट पी रही थी। जूलिया बोलती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं सिगरेट पी रही थी। तो कैनी बोलता है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तो बस यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को ढूंढ रहा था जो मुझे अभी तक नहीं मिला है, क्या तुम्हें पता है? तो जूलिया बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, तुम यहाँ वहाँ देख लो, क्या पता मिल ही जाए, बस तुम मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में मत बताना। हम जेड को देखते हैं जो किसी दूसरे पेड़ के पास में पहुंच चुका है जहाँ पे बोतल टंगी हुई थी। यहाँ पे उसे टॉम नाम का एक उसका दोस्त दिखाई देता है। टॉम बोलने लग जाता है कि तुम क्या पता करने वाले हो। जेड बोलता है कि मैं इस चीज की तह तक जाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो किसी ना किसी वजह से है, कोई भी चीज यहाँ पे फालतू नहीं है, इसीलिए मैं इन सब चीजों के बारे में पता करना चाहता हूँ। जो मिरांडा थी उसने इस चीज का विजन पहले से ही देख लिया था, उसने ये बोतल वाला पेड़ पहले ही देख लिया था। तो टॉम नाम का ये आदमी बोलने लग जाता है कि तुम इस चीज की तह तक कभी नहीं जा पाओगे, और इतना बोल के वो गायब हो जाता है। लेकिन जेड पूरा जिद्दी है, वो अपने काम में लगा रहता है। ईथन को देखते हैं जो एक जगह पे बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है। तभी उसके पास में उसकी मोम आ जाती है जिसका तबीता नाम है। तबीता पूछने लग जाती है कि तुम्हारी बहन कहाँ पे गई, यानी कि जूलिया कहाँ पे है। तो ईथन बोलता है कि उसके बारे में मुझे नहीं पता। ईथन पूछने लग जाता है कि जो चैन नाम की औरत मारी गई थी, क्या उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी? तबीता को ये चीजें समझ में नहीं आती कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। तभी तबीता को ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो ईथन से पूछती है कि ऊपर कौन है। तो ईथन कहता है कि ऊपर तो कोई नहीं है, इसीलिए तबीता खुद ही ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाते वक्त वो कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखती है जो किसी मॉन्स्टर में बदले हुए थे, और वो तबीता को अजीब सा नाम बोलने लग जाते हैं। तबीता इस चीज से काफी ज्यादा डर जाती है, वो चिल्लाने लग जाती है और वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी ईथन वहाँ पे आ जाता है जो अपनी मोम को संभालता है। तभी दोनों बाहर भाग जाते हैं। हम डोना को देखते हैं, उसने उस जगह पे सभी पत्थर लगा दिए हैं जहाँ पे डेल नाम के आदमी की मृत्यु हुई है। वहीं पे केन आ जाता है। केन कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, जो भी लोग मरे हैं वो ये सब डिजर्व जरूर करते हैं। डोना से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो केनी कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ।
जो कॉलोनी हाउस है, क्या उसके अंदर थोड़ी सी जगह है, क्योंकि मैं वहाँ पे आपके साथ रहना चाहता हूँ। जो मेरी मोम का घर है, अब वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता। तो डोना कहती है कि हाँ, मेरे घर में जगह है और तुम मेरे वहाँ पे रह सकते हो। तब कैनी थोड़ा खुश होकर यहाँ से चला जाता है। हम जेड को देखते हैं जो एक जगह पे था। उसके पास में ईथन और उसकी मोम तबीथा पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो जेड बोलता है कि मैं कुछ पजल को सोल्व कर रहा हूँ। मुझे एक दूसरा पेड़ भी मिल चुका है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उस पेड़ के ऊपर भी बोतल टंगी हुई थी और उन बोतल्स के अंदर सेम वैसा ही मैसेज है, वैसे ही साल लिखे हुए हैं जैसा कि पहले पेड़ के ऊपर बोतलों में लिखा हुआ था। कुछ नंबर्स और मैसेज ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो तबीथा बोलती है कि चिंता मत करो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और वो मदद करने लग जाती है। हम मैरियल को देखते हैं जो रेंडल के पास में है। वो मैरियल को दवाइयों के बारे में बता रही है कि तुम्हें कब कब बैंडेज बदलनी है और कब कब दवाई लगानी है। तो रेंडल बोलता है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। मैं तुम्हारे बारे में पूछता हूँ, क्या तुम ठीक हो और तुम निक्की की मृत्यु के लिए खुद को जिम्मेवार मत ठहराओ। तो मैरियल जवाब दे देती है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। और वो मैरियल को ये भी बोलता है कि तुम इस तरह से प्रिटेंड मत करो कि जैसे सब कुछ ठीक हो। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं इस तरह से कभी प्रिटेंड नहीं करता। मैं सच बताऊं तो बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ और अब तो मुझे अकेले रहने में भी डर लगने लगा है। तो मैरियल बोलने लग जाती है कि तुम्हें इतना ही डर लगता है तो तुम उस बस में क्यों रहते हो, तुम क्लिनिक में आ जाओ और यहाँ पे रहने लग जाओ। तो रेंडल इस बात का भी हाँ में जवाब देता है और रेंडल अपना सामान लाने के लिए बस में चला जाता है। तभी उसे वहाँ पे जूलिया मिल जाती है। जूलिया पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो रेंडल बता देता है कि अब मैं क्लिनिक में रहूंगा क्योंकि मैरियल चाहती है कि मैं अकेला ना रहूं। तो जूलिया पूछती है कि मैरियल कैसी है, क्या वो ठीक है। तो रेंडल बोलता है कि नहीं, वो ठीक नहीं है, बस ठीक होने का दिखावा कर रही है। वो अभी भी निक्की की मृत्यु के लिए खुद को ही जिम्मेवार ठहरा रही है। तब तक हम विक्टर और उसके पिता को देखते हैं जो एक जगह तक आ जाते हैं। हेनरी काफी ज्यादा डरा हुआ है। वो ये बोलने लग जाता है कि गुफा के अंदर जो मॉन्स्टर थे उनकी आवाज तो अजीब थी, मैं तो डर गया। विक्टर बोलता है कि मैं भी कभी कभी डर जाता था और जब मैं डर जाता था तब मैं इसी जगह पे आके छुप जाया करता था। तो हेनरी पूछने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ सच में अकेले रहा करते थे। तो विक्टर हाँ में जवाब दे देता है। तब विक्टर अपने बैग के अंदर से उस डमी को निकालता है जिसका जेस्पर नाम है, जिसके लिए वो गुफा में गया था। वो इस डमी को यहाँ पे रखता है और अपने पिता को बोलता है कि अब हमें बचाने वाला बस यही है। इस डमी को पहले से ही सब कुछ पता होता है, इसीलिए आगे भी ये हमारी मदद करेगा। लेकिन हेनरी बोलता है कि ये कैसे मदद करेगा, ये तो बस एक छोटा सा खिलौना है। लेकिन विक्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये खिलौना नहीं है बल्कि ये हमारी मदद करने वाला है। तब तक हम फातिमा, एलिस और उसके पिता को देखते हैं। वो तीनों यहाँ पे क्रिस्टी के पास में आ जाते हैं। तबीथा यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने लग जाती है। मैरियल और बॉयड भी यहीं पे हैं। जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी तो वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है। तो बॉयड पूछने लग जाता है कि क्या हुआ। तो क्रिस्टी बताती है कि फातिमा तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो फातिमा भी ये सुन के हैरान है। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जरा ध्यान से देखो। तो क्रिस्टी बार बार चेक करती है और वो फिर से यही बात बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, जहाँ पे बेबी होना चाहिए था वहाँ पे बेबी है ही नहीं। तो एलिस फातिमा को बोलता है कि जो तुम्हारे साथ में बीता है वो तुम उसे बताओ, यानी कि क्रिस्टी को सारी सच्चाई बताओ कि किस तरह से तुम गली सड़ी चीजों को खाती हो। हम एल्जिन नाम के लड़के को देखते हैं। उसके पास में जो कैमरा था उसके जरिए उसने बहुत सारी फोटो उतारी हैं। वो इन फोटो को यहाँ पे टांग रहा था। तभी यहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो पीछे से आके एल्जिन को पकड़ लेता है, जिससे एल्जिन डर जाता है। वो मॉन्स्टर ये बोलने लग जाता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगी, और तुम्हें ही नहीं मैं बल्कि सभी को बचा लूंगी। लेकिन एल्जिन को समझ में नहीं आता कि ये मॉन्स्टर आखिर मुझसे चाहती क्या है। लेकिन ये बस एल्जिन का एक छोटा सा वहम था। हम जेड को देखते हैं जो ईथन के साथ में मिलके यहाँ पे जो सेम नंबर वाले मैसेज थे और सेम ईयर वाले मैसेज थे उन सभी को कलेक्ट कर रहा है। ईथन जेड की मदद कर रहा है और जो तबीथा है वो अकेली चुपचाप बैठी हुई है। जेड पूछने लग जाता है कि तुम उदास क्यों बैठी हुई हो। तबीथा कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और मैं पूरी तरह से कंफ्यूज भी हो चुकी हूं। तभी वो यहाँ पे एक छोटे से स्केच को देखने लग जाती है जो कि जेड ने ही बनाया था। वो इन स्केच को देख के हैरान रहती है और जेड से पूछने लग जाती है कि तुम्हें ये स्केच कैसे मिले, तुमने ये स्केच किस तरह से बनाए। और तबीथा अपने बचपन के बारे में याद करने लग जाती है। वो ये बोलने लग जाती है कि जब मैं बचपन में थी तो मुझे हर रात सोते टाइम एक सपना आया करता था, जैसे कि मेरे पास में 3 बड़े बड़े पत्थर हैं जो लाल रंग के हैं और मैं किसी चीज को देख के डर गई थी। और ये सपना मुझे बार बार आता रहता था और ऐसा ही सपना सेम मिरांडा को भी आता था, और इस चीज का विजन मैंने पहले ही देख लिया था, और जो हमारे साथ में बीत रहा है वो सब मैंने सपने के अंदर ही देख लिया था। यानी कि जो विजन मिरांडा को आए थे वही सारे विजन सेम टू सेम तबीथा को भी आते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है।